आज देखने वाले हैं चैप्टर 18 जो कि बात करता है अथॉरिटीज़ की कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो सेक्शन 40 अगर जनरली बात करते हैं अपन तो सेक्शन 48 में अथॉरिटीज़ हैं, 49 में उनका अपॉइंटमेंट है, 50 में उनकी पावर है और अथॉरिटीज़ हैं, 51 में जुरिसडिक्शन है, 52 में सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है डायरेक्शंस को, 53 में एम्पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने के लिए, 54 में असिस्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स। तो हम देख लेंगे 48 में तो आपको 48 में पूरी अथॉरिटीज़ हैं, 49 में उनका अपॉइंटमेंट है, 50 में पावर अथॉरिटी है, 51 में जुरिसडिक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है 51 जुरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट है, 48 इंपॉर्टेंट है अथॉरिटीज़ के बारे में, अपॉइंटमेंट कैसे करता है, क्या क्या पावर हैं। तो अगर देखें सेक्शन, अगर सेक्शन वाइज देखें कि सेक्शन टाइटल किसका पूछा जा सकता है तो 48 में अथॉरिटीज़ का पूछा जा सकता है, उसके अलावा 51 में जुरिसडिक्शन का पूछा जा सकता है। बाकी आपको सारा बता भी देते हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें। चैप्टर 8 जो है वो बात करता है अथॉरिटीज़ की। तो इसके फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ये पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ अथॉरिटी दी हुई है इस एक्ट के लिए। उसमें कौन हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ना अथॉरिटीज़ को, मैं बता दूँ तो उसमें कौन कौन है, डायरेक्टर, एडिशनल और जॉइंट डायरेक्टर। तो आपको डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर, तो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सच अदर पर्सन एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पज, और कोई भी अगर अदर ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट किए गए हैं। तो 48 में अथॉरिटीज के बाद डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और 2 अदर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने हैं वो। 49 में है अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ अथॉरिटीज। किसके पास है अपॉइंटमेंट और पावर अथॉरिटीज का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मे अपॉइंट सच पर्सन एज थिंक फिट एंड अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मे अपॉइंट सच पर्सन एज थिंक फिट टू बी अथॉरिटी। जिस सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये पर्सन टू बी अथॉरिटी फिक्स है एंड टू बी फिट है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। मे ऑथराइज, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑथराइज डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर टू अपॉइंट अदर पर्सन बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। इसका मतलब है कि जो डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, उसके अलावा डेप्यूटी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये सारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करी है। लेकिन अगर कोई भी ऑफिसर आपको बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनको एम्पावर कर देगी कि आप बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर आप लोग भी खुद अपॉइंट कर सकते हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज एन अथॉरिटी में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड कन्फर्ड एंड इम्पोज अकॉर्डिंग दिस एक्ट। मतलब कि जो अथॉरिटीज हैं वो सब्जेक्ट कंडीशन, अथॉरिटी क्या करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी वो सारे पावर और डिस्चार्ज करेंगी वो सारी ड्यूटी जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें दी गई हैं। तो सेक्शन 49 सीधी क्या बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा लेकिन इन सारी अथॉरिटीज़ को, लेकिन अगर जो ऊपर ये 48 वाली दी हुई है इनसे बिलो रैंक की है तो इनको भी अपॉइंट कर सकता है टू अपॉइंट सच ऑफिसर्स, और वो सारे फंक्शन और पावर करेगा, डिस्चार्ज करेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कन्फर्ड और इम्पोज ऑन दिस एक्ट है। ठीक है, अब पावर ऑफ द अथॉरिटी रिगार्डिंग समन प्रोडक्शन एंड डॉक्यूमेंट गिव द एविडेंसेस, ये 50 में बात करते हैं कि पावर क्या है आपकी अथॉरिटीज की। तो डायरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन दे हैव सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोड अंडर सीपीसी। जो सेक्शन 13 में डायरेक्टर की वो सारी पावर है जो कि सिविल कोर्ट में होती, सिविल कोर्ट की होती हैं। तो डायरेक्टर की पावर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग क्या है, जो सिविल कोर्ट की होती है, लाइक डिस्कवरी इंस्पेक्शन के लिए बोल सकता है, एनफोर्स अटेंडेंस कर सकता है, कंपेल कर सकता है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए रिसीव कर सकता है एविडेंस को एफिडेविट पे और इशू कर सकता है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन या कोई भी ऐसी अदर मैटर जो उन्हें उचित लगता है। फिर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैव पावर टू समन एनी पर्सन। ये तो इजी सा है, देखो, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, कंपेलिंग, रिसीविंग एविडेंसेस, इश्यूज कमीशन और एनी अदर कंसर्न। अब जो ये है डायरेक्टर है, एडिशनल मतलब जो ऊपर हमने 48 में पढ़े थे वो सारी की सारी अथॉरिटीज की पावर क्या है, पावर टू समन एनी पर्सन एंड अटेंडेंस। ठीक है, समन कर सकता है उनकी खुद की अटेंडेंस के लिए और गिव द एविडेंसेस देने के लिए। तो सब क्लॉज 2 में आपको यही, सब सेक्शन 2 में यही बात याद रखनी है आपको कि इसमें जो ये जितने भी हमने ऊपर अथॉरिटीज पढ़ी थी उन सबके पास पावर है कि वो अपेरेंस के लिए और ना एविडेंसेस देने के लिए समन इशू करेंगे। थर्ड वन बोलता है ऑथराइज एजेंट। ठीक है, ऑल पर्सन टू समन शेल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन। जितने भी पर्सन को समन दिया गया है वो बाउंड है कि वो पर्सन में आए, मतलब उनका पर्सनल अपीयरेंस दें और या फिर ऑथराइज एजेंट के थ्रू भी आ सकते हैं।
और वो ट्रुथ ही बनाएंगे, बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ, ओके। और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब उनके अपेयरेंस के लिए वो पर्सनली आएंगे या फिर डायरेक्ट वो एजेंट्स के थ्रू आ सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो मंगाया है वो लाएं, और वो बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ है। अगर कोई पर्सन बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ और वो गलत बोलता है तो उसकी आईपीसी में पनिशमेंट होती है, इसलिए स्पेसिफिकली उन्हें बता दिया गया एक्ट में बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ। और जो सेक्शन 2 और 3 की ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स समझी जाएंगी अंडर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द आईपीसी। इसके अलावा है सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो ऑफिसर अब हमने बताए थे ऊपर सेक्शन 48 में, वो सारे के पास पावर है कि वो इम्पाउंड कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, जो आया था ना ऊपर अभी हमने यहाँ एविडेंस मंगवाए थे, यहाँ पे जो कोई भी एविडेंसेस आया था उसको इम्पाउंड कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर इम्पाउंड नहीं कर सकते विदाउट रिकॉर्डिंग रीजन। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर इम्पाउंड कर रहे हैं किसी भी एविडेंसेस को या जो ऊपर रिकॉर्ड आया था उसको, तो उनको पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजन। और अगर उन्होंने कस्टडी में ले रखा है तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखेंगे विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। तो इसका मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इम्पाउंड करना है तो रिकॉर्ड रीजन में करने पड़ेंगे, और उसके अगर रिटेन कर रहा है तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकता विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। ये हो गया। फिर जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं हम, इसका क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। एक्सरसाइज ऑल पावर असाइंड और रूल फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल असाइन कर रखे हैं, जो डायरेक्शन बना रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो सारे के सारे उनके पास जुरिस्डिक्शन है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है डायरेक्शन, तो वो क्या क्या देखेगा, वो टेरिटोरियल एरिया दे सकता है, क्लासेस ऑफ पर्सन देख सकता है, क्लासेस ऑफ केसेस दे सकता है, और एनी अदर पर्टिकुलर मैटर। तो इसका मतलब ये है कि ऑथोरिटीज एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन कन्फर्ड और असाइन एज द केस में बी अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट में इशू। ठीक है, जो गवर्नमेंट मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू डायरेक्शन करेगी, जो पावर एंड फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट में दिया वो सारे के सारे करेगी। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है डायरेक्शन, तो वो क्या क्या चीज़ देखेगी, टेरिटोरियल एरिया, क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लासेस ऑफ केसेस, क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लासेस ऑफ पर्सन की किस क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लासेस ऑफ केसेस देखेगी, और कोई भी अदर मटेरियल। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन इशू करने की किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू ऑर्डर करके इंस्ट्रक्शन करेगी, डायरेक्शन इशू कर देगी। मतलब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन टू ऑथोराइज एज डीम फिट फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। जो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देगी, डायरेक्शन देगी अथॉरिटीज को, जो उसको उचित लगता है किसके लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नो सच डायरेक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मतलब जब आप 52 की बात करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है, नोटिफाई इशू कर सकती है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो किस चीज़ के लिए कि डायरेक्शन नहीं देगी कि आपको पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर मतलब रिक्वायर अथॉरिटी डिसाइड पर्टिकुलर कि किसी पर्टिकुलर केस को आपको पर्टिकुलर मैनर में ही डिसाइड करना है, इस बात का वो डायरेक्शन नहीं इशू कर सकती। और जो एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, इस चीज़ का वो डायरेक्शन नहीं दे सकती। एम्पावरमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो कि डायरेक्टर रैंक के हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, उनको ही एज ए अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। और अगर कोई पर्सन एज ए डायरेक्टर रैंक का नहीं मिल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है सर्टेन ऑफिसर्स को। ये 53 हो जाएगा। 54 सीधे सीधे आपका यही बोलता है कि पर्टिकुलर कुछ सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट इंक्वायरी, कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैं जो आपको असिस्ट करेंगे इंक्वायरी में। तो सबसे पहले कौन कौन करेगा, ऑफिसर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट वाले करेंगे। सेक्शन 5 ऑफ NDPS में जो है वो करेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज 117 में इनकम टैक्स में वो लोग कर रहे हैं। एक्ट का नाम याद रख लेना। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेबी में जो है वो कर रहे हैं, RBI असिस्ट कर रहा है। पुलिस ऑफिसर एफर्ट क्या है, फेमा में अगर कोई है वो सेबी का है। या फॉरवर्ड मार्केट कमिश्नर जो कि सेक्शन 3 में है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाले जो हैं सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड है स्टेट गवर्नमेंट में। रजिस्टर मोटर व्हीकल एक्ट में है। CA वगैरह है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया है। इंडिया कंसोलिडेटेड अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है। और है ऑफिसर्स ऑफ द अदर बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड।
सेंट्रल मतलब और भी अदर कोई बॉडी कॉर्पोरेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच अदर ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि सारी पावर यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। और अगर आपने कोई इन अथॉरिटीज़ को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, अगर बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर करना है तो इन सबको ऑथोराइज कर देगा, ये लोग कर सकते हैं। और जो सेक्शन 13 में डायरेक्टर के पास पावर है वो सारी हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, लाइक डायरेक्शन, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन के लिए, कमीशन इशू करने के लिए, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस, रिसीविंग द एफिडेविट्स में आप एविडेंस ले रहे हो, ये सारी हैं। और उसके बाद वो कंपेल कर सकती है आप अपेरेंस के लिए, एविडेंसेस देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वो पर्सन है वो बाउंड है टू स्टेट द ट्रुथ, जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग समझी जाएंगी 193 to 28 में। और जो यहाँ पे जो अबॉव डायरेक्टर हैं वो सारे इम्पाउंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को कस्टडी में जितने टाइम के लिए चाहें। लेकिन अगर असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन नहीं कर सकता, ये आ सकता है एमसीक्यू में कि कौन इम्पाउंड नहीं कर सकता जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो एविडेंसेस आते हैं। तो इसका मतलब ये है, तो हमें लिखना है असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर इम्पाउंड नहीं कर सकते विदाउट रिकॉर्डिंग रीजन। और अगर उन्हें रिटेन करना है तो वो 3 महीने तक तो कर लेंगे, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा करना है तो प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर की प्रीवियस अप्रूवल के बाद ही ये लोग अब वो ले पाएंगे। मैंने पहले से डायरेक्टर बोल दिया था, यहाँ जॉइंट डायरेक्टर है। जॉइंट डायरेक्टर की अप्रूवल के बाद ही वो लोग रिटेन कर पाएंगे 3 महीने से ज़्यादा पावर टू सर्टेन ऑफिसर्स। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्टर की रैंक पे होते हैं उन्हें ही वो अथॉरिटीज़ करती है। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो जो नहीं है डेप्यूटी डायरेक्टर की रैंक पे उन्हें भी अपॉइंट कर सकते हैं। कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो असिस्ट करेंगे इनकम टैक्स में? आरबीआई में है, सेबी में है, फेमा में है, पेंशन रेगुलेटरी फंड में है, फॉरेन मार्केट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड मार्केट्स, डिपार्टमेंट पोस्ट, रजिस्टर मोटर व्हीकल है, चार्टेड अकाउंट, कॉस्ट एंड वर्क, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सारे।